हिस्से में इस तरफ बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। तो ये दो प्रमुख जलीय क्षेत्र है जिसमें कोई नदी जो है मिलना चाहती है। तो भारत की प्रमुख नदियों को हम लोग स्पेशली दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। पहला जो भाग है हमारा हिमालयन नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी, ये नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनको हम लोग हिमालयन नदी कहते हैं, और वो जो दक्षिण भारत में निकलती हैं उन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। आपको पता है ये हिस्सा जो है इस तरह से ये हिमालय क्षेत्र, अब इन्हीं क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों को हम लोग हिमालयन नदी कहते हैं। आइए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक जगह है तिब्बत में जिसका नाम है मानसरोवर झील है। इसी के पास से चेमा युंग डुंग से एक नदी इस तरह से उत्तर की ओर से भारत के सबसे उत्तरी छोर से निकलते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ये कोई और नदी नहीं बल्कि सिंधु नदी है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सरकार। इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनके क्रम को आपको याद रखना है। सिंधु सबसे ऊपर है, उसके बाद आता है झेलम, उसके बाद आएगा चिनाब, उसके बाद आएगा रावी, फिर व्यास और सतलज। इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने अब तक देखे होंगे। जैसे कई बार ये पूछा जाता है तुलमुल परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है, या फिर श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है, जम्मू किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिंधु जल समझौता। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक संधि की गई थी पाकिस्तान के साथ, सिंधु जल समझौता। क्योंकि ये सिंधु नदी भारत और विशेष रूप से पाकिस्तान में, इसलिए ये दोनों के बीच समझौता हुआ। समझौते की मुख्य बातें क्या थी? सबसे प्रमुख बात कि ऊपर की जो तीन नदियां हैं, कौन कौन याद रखेंगे इसको, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीन नदियों के 80% जल पाकिस्तान को उपयोग करना था तथा 20% जल भारत को उपयोग करना था। इसके अलावा जो नीचे की तीन नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज, इसका 80% जल भारत को उपयोग करना था तथा 20% जल पाकिस्तान को उपयोग करना था। तो यही जो जल समझौता हुआ, इसी को हम लोग स्पेशली जानते हैं सिंधु जल समझौते के नाम से। कई बार इसको लेकर के कई मुद्दे आप लोग पेपर और मैगजीन्स में पढ़ते रहते हैं। तो ये सिंधु जल समझौता यही था जिसके तहत ऊपर के जो तीन नदियां थे सिंधु, झेलम, चिनाब, उसका 80% जल जो है वो पाकिस्तान और 20% भारत को यूज करना। तो ये जल समझौतों से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। सिंधु की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, जिसमें से वो काफी छोटा हिस्सा ही भारत से गुजरता है, बाकी ज्यादातर हिस्सा उसका पाकिस्तान। आइए हिमालय नदी में जो सबसे प्रमुख नदी है गंगा, उसके बारे में बोलते हैं। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री, जिसको गौमुख भी कहा जाता है, वहां से निकलते हुए यूपी, बिहार, झारखंड में एक छोटा सा हिस्सा और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा जो कि 2525 किलोमीटर लंबी नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ये प्रमुख शहर है जो इनके किनारे बसे हुए। इनसे जुड़े हुए और कई पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे बताएं। यही इसके उत्तराखंड में ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ये यमुना प्रयाग, इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये हमारा नदी है गंगा, ये है यमुना। यमुना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, किसकी सहायक है? गंगा की सहायक। और ये गंगा नदी जो उत्तराखंड में निकलती है और जाकर के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब गंगा से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो गंगा का नाम गंगा तब पड़ता है जब दो नदियां इसमें आकर के मिल जाती है, खास करके अलकनंदा और भागीरथी। ये दो ऐसी नदियां हैं जिसके मिलने के बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कहां पर कौन कौन सी दो नदियां मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा और भागीरथी, ये बहते हुए जब ये बिहार और उत्तर प्रदेश से गुजरती है तो इनमें कई ऐसी नदियां हैं हिमालयन जो आकर के सहयोग के रूप में मिल जाती है। इनको सहयोगी नदी भी या सहायक नदी भी कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा गंडक, कोसी, बागमती, घाघरा, ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा यमुना भी एक गंगा की सहायक नदी है जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यमुना में भी कुछ सहायक नदियां मिलती हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन आदि यमुना की सहायक नदियां। तो आप जब पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद बुक्स देखेंगे तो उसमें ये देख लीजिए कि कौन सी सहायक नदियां, क्योंकि कई बार सहायक नदी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए गंगा से रिलेटेड 2-3 पॉइंट और देखते हैं। ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे पद्मा कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में जाने पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ और हिमालय नदियों की विशेषताओं को देखते हैं। यही मानसरोवर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, इस तरह से घूमते हुए ये अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और गंगा में मिल जाती है। इसे हम लोग तिब्बत में सांपो के नाम से जानते हैं और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र, यह भारत की और भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह मात्र 915 किलोमीटर ही गुजरती है। इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहा जाता,
हाँ, इसका आबाद बड़ा है और इसकी चौड़ाई बड़ी है, तो यह भारत की सबसे चौड़ी नदी में गिनी जाती है और सबसे लंबी नदी गंगा को गिना जाता है। ब्रह्मपुत्र से 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। यह भी वही तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकल करके भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करता है और जब यह असम में गुजरता है तो इस नदी की चौड़ाई इतनी अधिक है कि बीच में कुछ जो है द्वीप पाए जाते हैं, जिसको हम लोग नदी द्वीप कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा एक छोटा नदी द्वीप है जिसका नाम है उमा नदी। तो ये सबसे छोटा नदी द्वीप और माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप, दोनों ही नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गाइड करके रखिएगा। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों करते हैं। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। उसी तरह से जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और जब ये दोनों नदी मिल जाती है तो हो जाता है मेघना। अभी हाल ही में बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, और जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो हिमालय नदियों में ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो भारत में होकर के बहती हैं और ये बांग्लादेश से जाती है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बताएं, जब ये बांग्लादेश से होते हुए गुजरती हैं तो यहाँ पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में भी है और बांग्लादेश में भी ये फैला हुआ है। सुंदरवन डेल्टा इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार का मैक्रो वन पाया जाता है जिसको सुंदरी कहते हैं, और उस सुंदरी के नाम से इसका नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा। तो काफी फेमस है ये सुंदरवन डेल्टा। अब ये सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको डेल्टा ना समझ में आ रहा हो, ध्यान दीजिएगा। जब कोई नदी बहते हुए आगे बढ़ती है तो अपने साथ मिट्टी के ढेर सारे गाद लेकर के जाती है। जब वो मुहाना जहाँ पे वो समुद्र में मिलने वाले होते हैं तो वो मिट्टी जमा करना शुरू करते हैं, और इसी मिट्टी के टीलों को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये सुंदरवन डेल्टा इसी तरह के टीलों से बना है जो कि गंगा और बाद में ब्रह्मपुत्र इन दोनों की सहायता से बना। तो ये सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके विषय में पढ़ सकते हैं, इन सहायक नदियों के विषय में पढ़ सकते हैं, गंगा यमुना और इधर जो ऊपर की कुछ नदियां हमने बताई उसको ध्यान से आप देख सकते हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। चलिए आइए अब थोड़ा सा प्रायद्वीपीय नदी की ओर आते हैं। इसमें एक नदी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर एक पहाड़ी है अरावली पर्वत, यहाँ से एक छोटी सी नदी निकलती है लूनी। बहुत सारे एग्जाम में से पूछा गया। ये लूनी नदी की खासियत ये है कि ना तो ये किसी नदी में मिलती है ना किसी सागर महासागर, ये अरावली पर्वत से निकल करके कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तभी से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी है, कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से। वही अरावली पर्वत जो विश्व की सबसे प्राचीन मतलब पर्वत श्रृंखलाओं में जानी जाती है। चलिए इसके अलावा यहाँ एक क्षेत्र है मध्य भारत छत्तीसगढ़ में, नाम है अमरकंटक। इस अमरकंटक जगह की खासियत यह है अमरकंटक पहाड़ी से कि यहाँ से 3 नदियां निकलती। एक नदी जो जाकर के गंगा में मिल जाती है उसका नाम है सोन, एक नदी जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है उसका नाम है नर्मदा, और एक नदी जो यहीं से निकल करके जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है उसका नाम है महानदी। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि वह कौन सा स्थल है जहां से 3 नदियां 3 दिशा में निकलती है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ बहुत फेमस है। ये सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में जाकर के दक्षिण दिशा से जाकर के मिलती है, नहीं तो ज्यादातर नदियां आप देख रहे हैं गंडक कागड़ा कोसी सभी उत्तर साइड से आकर के मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि गंगा की वो सहायक नदी जो दक्षिण से आकर के उसको मिलती है। और इसी पटना में जहाँ पे गंगा और सोन गंडक का मिश्रण है वहीं पे बिहार का पटना जो है वो बसा हुआ है। चलिए आइए इससे आगे बढ़ते हैं। ये नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक इसके नीचे भी इसी तरह की एक नदी है जिसको हम लोग ताप्ती के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया वो कौन सी 2 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि ज्यादातर नदियां पूरब की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल यही नर्मदा और ताप्ती बड़ी नदियों में है जो जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो ये दोनों, और इस बीच में एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसको हम लोग सतपुड़ा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आया है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती के। नर्मदा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आता है। नर्मदा की खासियत ये है कि यह पहाड़ी क्षेत्रों के बीच से होकर के गुजरती है जिसको हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि रिफ्ट घाटी से होकर के बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा, और ऑप्शन नहीं रहे तो ताप्ती, दोनों ही लगभग सिमिलर रहेंगे। तो नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट घाटी या द्रोणी लिख सकता है इसे होकर के बहती है। इसके अलावा इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे नर्मदा नदी बहते के क्रम में जबलपुर एमपी के पास ऊंचाई से गिरती है और इसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं, यानी साधारण शब्दों में हम लोग इसको झरना भी कहते हैं। तो ये नर्मदा नदी बहने के क्रम में जब ऊंचाई से गिरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है तो इस जलप्रपात का एक विशेष नाम दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात। इसे कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है, और खास करके कहां? जबलपुर एमपी में। फिर वहां से निकल करके ये गुजरात होते हुए जाकर के कहां गिर जाती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी भी आपने समझा। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन मुख्य रूप से ये रहेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाले। आइए महानदी की ओर आते हैं। महानदी ये जो नदी है ये भी अमरकंटक क्षेत्र से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और खास करके उड़ीसा होकर के बहती है। इस उड़ीसा में इस पर एक डैम बना हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे, हीराकुंड बांध।
जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह किस नदी पे है? महानदी पे है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो आपको महानदी से ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। अब और कुछ प्रायद्वीपीय नदी को देखते हैं। तो एक महाराष्ट्र में एक नदी निकलती है और बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको नाम सुने होंगे, गोदावरी। इस गोदावरी से बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नासिक यहीं से ये निकलती है और आपको पता होगा कि 4 जगह कुंभ लगते हैं, उसमें से एक कुंभ नासिक इसी गोदावरी नदी के तट पे लगता है। ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको अलग ढंग से पूछा जाएगा आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है, जो कि इस तरह से महाराष्ट्र नासिक से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाती है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसे बूढ़ी गंगा करके या वृद्ध गंगा करके पुकारा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जिस प्रकार से गोदावरी सामान्य है, उसी तरह से उत्तर भारत में गंगा है। तो इसीलिए इन दोनों की तुलना की जाती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। इसके नीचे महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, कृष्णा, जो ये कर्नाटक से निकल करके आंध्रा होते हुए बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, छोटे मात्रा में डेल्टा का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ आपने पढ़ा सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ कृष्णा और ये कृष्णा नदी इस तरह से, और सबसे जो नीचे है वो है कावेरी। इसके अलावा भी एक है वैगई और पेन्नार वगैरह, वो छोटी नदियां हैं, उसको आप लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव वगैरह के रूप में पढ़ सकते हैं। ये कावेरी नदी है। इस कावेरी नदी से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच, तो कर्नाटक में निकल करके तमिलनाडु में जाती है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद है कावेरी नदी से संबंधित। कावेरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये जो वाटरफॉल है शिव समुद्रम, किस नदी पर बनाया गया? तो कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है। कृष्णा से एक क्वेश्चन आप लोग बड़ी मात्रा में पढ़े होंगे कि ये जो आप पढ़ते होंगे कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पे है? तो इसी कृष्णा नदी पे। बांध परियोजना से जुड़ा हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाखरा नांगल बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। वो आ जाइए यहाँ सतलज नदी पर पंजाब में है, और यह भाखरा नांगल बांध बड़ी संख्या में क्वेश्चन में आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना किस नदी पे है, किस राज्य में है? तो सतलज नदी पे पंजाब में। यहीं से एक नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान को पानी पहुंचाती है। इसको इंदिरा गांधी नगर के नाम से जाना जाता है। इसे इंदिरा कनाल भी बोलते हैं, और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे लंबी मानव निर्मित नहर के रूप में इसको जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि इंदिरा कनाल को पानी किस नदी से प्राप्त होता है, इंदिरा कनाल या इंदिरा नहर जो है वो किस राज्य को सिंचित करता है? तो खास करके राजस्थान को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। कई बार व्यास भी दे देता है सतलज के साथ, क्योंकि व्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक नदी है। तो इन दोनों नदियों का पानी जो है वो इंदिरा नहर को प्राप्त होता है। लेकिन बेसिकली आप केवल सतलज ऑप्शन है तो सतलज ही दे सकते हैं। अगर दोनों ज्वाइंट में पूछे जाएंगे तभी हम लोग सतलज और व्यास देंगे। तो ये हमारे भारत की प्रमुख नदियां हैं, जिनमें हमने देखा कि ऊपर वाली ये जो नदियां थी वो हिमालय से निकलती है। ये जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इनसे जुड़े हुए और भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन से डैम जो है किस नदी पे बनाए गए हैं। जैसे आपको ये ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने बताया कि इसको सांपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, दिहांग कहते हैं। और फिर ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और आगे जाकर के बांग्लादेश में चली जाती है। इसके अलावा यहाँ नर्मदा और ताप्ती से क्वेश्चन आते हैं कि बाकी सभी नदियां डेल्टा बनाती है और एस्ट्यूरी कौन बनाती है? तो एस्ट्यूरी नर्मदा और ताप्ती बनाते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती है। लूनी नदी की खासियत क्या है? ये है। तो ये नदियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी 3 नदियां हैं जो हिमालय को क्रॉस करके भारत में आती है? तो ध्यान देंगे, ये नदी सिंधु, ये नदी सतलज और ये नदी ब्रह्मपुत्र, यह 3 ही ऐसी नदियां हैं जो हिमालय को क्रॉस करके तिब्बतीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है और क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद भारतीय क्षेत्र को सिंचित करने के अलावा ये इधर पाकिस्तान में चली जाती है, जबकि ये जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो नदियों के इस जाल को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा ध्यान से। इसके अलावा इसको पढ़ने के बाद हो सके तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पे जाकर के टिक कीजिएगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स बनाइएगा अपने बुक्स में, अपने प्रिपरेशन वाले जो आपके नोट्स होंगे उनमें इनको संचित कीजिएगा, काफी हेल्प करेगा ये। और इसको समझ लेने के बाद आप अगर डैम वगैरह याद करना चाहते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं जैसे दामोदर घाटी परियोजनाएं बहुत सारी हैं, तो वो याद कर सकते हैं। और कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं वो भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भारत की नदियां पसंद। टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम लोग देखेंगे कि यह विशाल भारत देश जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, क्या यह कितने प्रकार के भौतिक रूपों में विभाजित है? जैसे बहुत सारे एग्जाम में पहाड़ पठार से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम लोग मैप वाइज समझेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना आसान हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। चलिए आते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले भारत के इस भौतिक स्वरूप को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला पर्वत, दूसरा मैदान, तीसरा पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा मरुस्थल और छठा द्वीप। तो बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करें। सबसे पहले पर्वत। सबसे पहले पर्वत का अध्ययन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भारत में स्थित है और एक प्रमुख हिस्सा उसका भारत से होकर गुजरता है। तो ये जो हिमालय की बड़ी सबसे ऊंची श्रृंखला है वह भारत में किस प्रकार से है, कैसे विभाजित है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग देखें। तो ये जो श्रृंखला है भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर के इस पूर्वोत्तर भारत का विस्तृत जो क्षेत्र है यही हिमालय रेंज है। यह भारत में 2400, ये जो हिमालय की टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला भारत में गुजरती है। और ये हिमालय से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले
हिमालय के इस पर्वत श्रृंखला को ऊपर से नीचे के क्रम में 4 वर्गों में विभाजित किया गया। इनके रेंज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो सबसे ऊपर है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय में यहाँ पर केटू जिसको गार्डन नेशनल के नाम से जाना जाता है 8611 मीटर लंबा ऊंचा ये पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। दूसरा कोरोमंडल कोरोमंडल का है, यहाँ पे हम लोग लद्दाख और काराकोरम यह जो श्रृंखलाएं हैं यह जो है इसी में मौजूद है। इस केटू से संबंधित कुछ पॉइंट्स को बताने के लिए कुछ चीजें जाननी जरूरी है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं और ये जो हिस्सा देख रहे हैं यह भारत के मैप का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कर लिया गया है और इसको हम लोग POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में जानते हैं। और ये जो हिस्सा है उसको अक्साई चीन के रूप में जानते हैं जिस पर चीन का नियंत्रण है। तो इस तरफ से POK के बाद जो यह सीमा रेखा बनती है इसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस चीन के अधिकार के बाद जो सीमा रेखा बनती है उसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो केटू है वह केटू एक्चुअली POK में स्थित है। तो हम लोग इसको पढ़ते तो जरूर है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो केटू पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक क्वेश्चन आता है कि भारत में वर्तमान में मौजूद सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कंचनजंगा है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8596 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा सीधे कि भारत की ऊंची चोटी कौन है, केटू। वर्तमान भारत में मौजूद सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा। तो ट्रांस हिमालय से आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी ये जो श्रृंखला है इसको कहा जाता है बृहद हिमालय या हिमालय। यह सबसे ऊंची चोटियों वाला जो है श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में एवरेस्ट मौजूद है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर या कहीं कहीं इसका 8850 मीटर भी लिखा जाता है। तो ये एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो श्रृंखला है उसको लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है और चौथी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ये शिवालिक सबसे भारत की ओर मौजूद यानी दक्षिणतम श्रृंखला है और इस श्रृंखला में ही देहरादून का दून और ये हरिद्वार वगैरह जो है वो शिवालिक श्रेणी में ही स्थित है। इसके अलावा हम बता दें कि इस बृहद हिमालय को जो आपने पढ़ा, इसी बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा मौजूद है और यह विश्व की और हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ठीक है। तो ये हिमालय के ऊपर से क्रम। अब इस तरफ से भी कुछ क्रम बनाए गए हैं जिसको हम लोग इसमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ से आपको सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी और उसके बाद यहाँ पे है सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालयन क्षेत्र है उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है और इसकी जो लंबाई है वह 560 किलोमीटर है। दूसरा, ये सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच, याद रखेंगे, सतलज नदी से काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। फिर काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं और इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर, जो कि इस क्षेत्र से देखा जाए तो सबसे लंबा क्षेत्र है। और चौथा, सबसे लास्ट में असम हिमालय और इस असम हिमालय की जो लंबाई है वो तीस्ता से लेकर के यहाँ पे बॉर्डर पे दिहांग नदी जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं और इसकी लंबाई जो है वो है 720 किलोमीटर। इस प्रकार से लगभग 2400 किलोमीटर लंबी श्रृंखला में ये हिमालय मौजूद है। तो ये हिमालय से जुड़े हुए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके आप देख सकते हैं। अब आइए दूसरे नंबर पे आते हैं, मैदान। मैदान कैसे बनते हैं और मैदान से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो मैदान का निर्माण स्पेशली नदियों द्वारा होते हैं। जब नदियां किसी विस्तृत क्षेत्र में फैलती है तो मैदान का निर्माण करते हैं। तो भारत में खास करके गंगा, यमुना, यहाँ से आने वाली ब्रह्मपुत्र, इस तरह बढ़ने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियां विस्तृत मैदान का निर्माण करते हैं और यह विस्तृत मैदान क्षेत्र अपने विशेष गुण कृषि के लिए जाने जाते हैं और भारत एक विशाल मैदानी क्षेत्र वाला देश है। यही कारण है कि भारत में कृषि की प्राथमिकता सदैव बनी रही है। तो इस कृषि से जुड़े हुए पॉइंट्स के लिए आपको 2-3 पॉइंट मैदानों से जुड़े हुए जान सकते हैं। जैसे मैदान की जो मिट्टी होती है वह विशेष रूप से जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि नदियों द्वारा बनाई जाती है और इन जलोढ़ मिट्टियों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बांगर और दूसरा खादर। बांगर मिट्टी वो होती है जिनका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से होता है और खादर मिट्टी होती है जिनका निर्माण नई जलोढ़ मिट्टियों से होती है। तो ये आप जलोढ़ मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब आइए तीसरे नंबर पे आते हैं, पठार। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पठार में आप ऐसे पढ़ सकते हैं विंध्याचल पर्वत जिसके ऊपर के भाग को उत्तर भारत और नीचे के भाग को दक्षिण भारत कहते हैं। ये मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि विंध्याचल पर्वत वह पहाड़ी श्रृंखला है जो भारत को उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करता है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में मौजूद है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। इसकी एक ऊंची चोटी जो माउंट आबू में मौजूद है उसका नाम है गुरु शिखर और इस गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वह है 1722 मीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, हाइट कितना है, 1722 मीटर। इसके अलावा मालवा का पठार जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, चंबल क्षेत्र में ज्वालामुखी से बना यह पठार। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में विस्तृत है और यह भी ज्वालामुखी से निर्मित है। इसके अलावा सतपुड़ा रेंज जिसमें आपने पढ़ा था कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित
पर्वतीय क्षेत्र को सतपुड़ा रेंज के नाम से जाना जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है और यहीं पे है मैकाले की पहाड़ी। इस मैकाले की पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है और इसी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पठारी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन जो इसमें दो सबसे विशेष है वो यहाँ है। ये झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। यह छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है, यह खनिज संसाधन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। खनिज की अधिकता के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में है कि भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? खनिज संसाधन से परिपूर्ण होने के कारण। इसी क्षेत्र का एक हिस्सा यहाँ मेघालय में स्थित है, जिसको हम लोग मेघालय की पठारी कहते हैं। और इस मेघालय की पठारी की खासियत है, यहाँ गारो, खासी और जैंतिया, ये तीन उसके पहाड़ी रेंज हैं इस पठारी के, जिस पर तीन विशेष जनजाति रहते हैं जिनको उसी नाम से जाना जाता है। फिर आगे भी इससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो ये भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्र, इनसे ये ऑब्जेक्टिव्स आप इनसे बने हुए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पकड़ में आप आएंगे। आइए अब आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब है इन समुद्र से जुड़े हुए। तो आपने पढ़ा है कि भारत के इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है और इस क्षेत्र में जो है अरब सागर है। तो ये जलीय क्षेत्र जो भारत के इस प्रायद्वीपीय भाग में मौजूद है, इनके इस किनारे को पश्चिमी तट तथा इस किनारे को पूर्वी तट कहा जाता है। अब आइए इससे क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। यह पश्चिमी तट 1600 किलोमीटर में विस्तृत है, जो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी केरल तक मौजूद है। इस पश्चिमी तट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है और यहाँ जैव विविधता पाया जाता है। इस पश्चिमी तट को 3 भागों में विभाजित किया गया। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे गुजरात से लेकर के गोवा, ये जो तट है इसको कहा जाता है कोंकण तट। याद रखेंगे, गुजरात से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट। गोवा से मंगलुरु, जो बेंगलोर का एक कर्नाटक का हिस्सा है, कर्नाटक का शहर है, गोवा से मंगलुरु के तट को केंद्रा तट कहा जाता है और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी के बीच के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तो ये 3 तट याद रखना है, पश्चिमी तट पे कोंकण, केंद्रा और मालाबार। इसकी खासियत ये है कि ये पश्चिमी घाट जो है वो हाइट में जाता है, इसको सहायक भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को, ये भी कई एग्जाम में पूछा है। तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो अधिक है पूर्वी घाट की तुलना में। यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर जब वर्षा अधिक होती है तो जितनी भी नदियां, हमने पिछले वीडियो में नदियों के बारे में पढ़ा था, तो जितनी भी नदियां ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से निकलती हैं वो बह करके पूरब की ओर जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। आइए पूर्वी घाट को देखते हैं। पूर्वी घाट भी यहाँ से लेकर के इस बंगाल के किनारे तक फैला हुआ है। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के मुहाने तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी के मुहाने तक के तट को गोलगुंडा तट कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इन चीजों को 2 बार देखिएगा, याद हो जाए। कृष्णा नदी से लेकर के गोलगुंडा तक के बीच के तट, गोदावरी नदी के बीच के तट को गोलगुंडा तट कहते हैं और गोदावरी नदी से लेकर के इस अंतिम छोर तक के तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो ये 6 तट है, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये जो पश्चिमी तट है और ये जो पूर्वी तट है, ये जहाँ आकर के तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलते हैं, वहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आइए उससे 2-3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको देखते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जहाँ पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है डोडा बेटा से। डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह दूसरी यानी सेकेंड सबसे ऊंची दक्षिण भारत की चोटी है। इसी के नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में एक और पहाड़ी स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी। और इस अन्नामलाई की पहाड़ी की एक चोटी है जिसका नाम है अन्नेमुदी और ये अन्नेमुदी की जो ऊंचाई है वो है 2696 मीटर और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये बहुत सारे एग्जाम में आया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अन्नेमुदी। ठीक है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत। तो ये हमने देखा तटीय भाग। अब आइए मरुस्थल की ओर बढ़ते हैं। भारत में एक विशाल मरुस्थल स्थित है जो स्पेशली यहाँ राजस्थान में स्थित है, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी स्थित है और इस हिस्से को हम लोग कहते हैं थार मरुस्थल। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्योंकि स्पेशली भारत और पाकिस्तान में स्थित है और यह थार मरुस्थल वह क्षेत्र है जहाँ पर रेतीले क्षेत्र हैं, कटीले झाड़ियां हैं और यहाँ उपज की संख्या बहुत ही कम है, यानी कृषि की संभावना बहुत ही कम है। यह क्षेत्र विशेष रूप से किस रूप में जाना जाता है? मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अब आइए छठा पार्ट पढ़ते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको पता है हमारे भारत का एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो भारत में बहुत सारे द्वीप समूह मौजूद है। भारत में कुल 247 द्वीप है। इन 247 द्वीपों में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में तथा बचे हुए 43 द्वीप
अरब सागर में मौजूद है। इन्हीं द्वीपों में से दो द्वीप समूह मुख्य रूप से फेमस है, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी है, एक का नाम है बैरन और दूसरा का नाम है नारकोंडम। ये बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आप बार बार याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार क्षेत्र में स्थित है। नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। तो भारत में दो ही ज्वालामुखी है और दोनों के दोनों किस क्षेत्र में मौजूद है? अंडमान निकोबार क्षेत्र में मौजूद है। तो ये भारत के भौतिक स्वरूप है, यानी भारत कितने भागों में विभाजित है, कौन से भाग से क्या मुख्य रूप से जाना जा सकता है, किस क्षेत्र में क्या मौजूद है। तो इस वीडियो को एक दो बार देखें और अगर इसको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के बहुत कम ही वीडियोस मैंने बनाए थे, जिसमें 3-4 वीडियो आपको इंडियन ज्योग्राफी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर इंडियन ज्योग्राफी के 2-4 वीडियो आप देखना चाहेंगे तो बहुत इनिशियल राउंड का होगा, जब मैंने चैनल की स्टार्ट की थी लगभग 1 साल पहले, उस टाइम का 2-4 वीडियो होगा। तो मैंने उसको कंटिन्यू करने का प्रयास किया है ताकि ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के स्पेशली जो चैप्टर रह गए हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देख लें, ताकि इनसे आने वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में नहीं छूटे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियोस को देखिए, मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो कि इंडियन के ज्योग्राफी के स्टार्टिंग वीडियोस हैं। तो आज हमारा एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्राकृतिक वन या प्राकृतिक वनस्पति। इससे जुड़ा हुआ एक चैप्टर जो कि हम लोग मैप वाइज चार्ट वाइज समझेंगे और इसे याद भी कर लेंगे कि क्या है इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स और क्या आते हैं इनसे प्रश्न। तो चलिए उसी को देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में एक विशेष चीज है कि इसकी परिभाषा आप जान लें कि प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक वन किसे कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे प्रकृति के द्वारा स्वयं उगते हैं तथा बढ़ते हैं तथा किसी भी मानवीय हस्तक्षेप यानी मानव द्वारा उसे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है, तो वैसे वन आते हैं प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत। वैसे वन क्षेत्र जहां पर पौधे अपनी इच्छा से उगते हैं, बढ़ते हैं और प्रकृति के अंतर्गत ही वे बढ़ करके एक वन का रूप धारण करते हैं, वैसे वनों को नाम दिया जाता है प्राकृतिक वन। और जो वन पौधारोपण के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम से मानव के सहयोग द्वारा बढ़ते हैं, तो वो वन की श्रेणी में आते हैं, जो अलग तरह का होता है, वो मानवीय वन के रूप में आता है और फिर उसे प्राकृतिक वन से थोड़ा अलग माना जाता है। तो भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं हिमालय पर्वत दिखाई देता है, तो कहीं मरुस्थल दिखाई देता है, कहीं पठार दिखाई देता है, तो कहीं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दिखाई देता है, तो कहीं समुद्र का किनारा दिखाई देता है। तो भारत में अगर देखें तो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग इसके स्वरूप है। इससे मतलब ये निकलता है कि भारत की स्थिति में भारत में कई ऐसी चीजें हैं जो पूरे भारत में अलग अलग मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि पूरे भारत का टेम्परेचर देखें तो एक समान नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्षा की मात्रा देखें तो कहीं 200 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, कहीं 100 सेंटीमीटर की वर्षा होगी, कहीं 50 से भी कम हो जाती। तो तापमान से लेकर के वर्षा की मात्रा तक में और ऊंचाइयों में बहुत बड़ा डिफरेंस है पूरे भारत के विभिन्न भागों में। इसीलिए इसको भौगोलिक विविधता वाला देश भी कहा जाता है। तो भारत जो है वो विभिन्न प्रकार की विविधताएं रखता है, यानी बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। जितने भी जलवायु संबंधी कारक है, चाहे वो तापमान को ले लीजिए, चाहे वर्षा की मात्रा को ले लीजिए, चाहे इसकी ऊंचाई को ले लीजिए, तो ये डिफरेंसेस क्या करते हैं? वनों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी वन जब बढ़ता है या वन अपने रूप में आने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके लिए कई चीजें जरूरत होती है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वर्षा। इस वर्षा के अलावा जो तापमान होता है, वो जो ऊंचाई होती है, वो समुद्र तल से कितनी दूरी है, वो मिट्टी वहां की कैसी है, वो ये कई ऐसे रीजन है जो किसी वन को विशेष रूप देते हैं। तो भारत में चूंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के इस तरह की स्थितियां बनती हैं, यही कारण है कि भारत में कुछ अलग अलग प्रकार के वन देखने को आपको मिलेंगे। तो यहां से जो प्रश्न आने वाले हैं वो कैसे आएंगे? पहला आएगा किन क्षेत्रों में कौन से वन, किस वन की क्या खासियत, और उस वन के कुछ एग्जाम्पल, उस पौधे के कुछ एग्जाम्पल जो उस वन में स्पेशली पाए जाते हैं। तो चलिए उसी पर आते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैप आप ध्यान देंगे। मैप में विभिन्न प्रकार के वनों को मैंने ग्राफ वाइज दिखाने का प्रयास किया है। इसी को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है जो वन हमें पढ़ने हैं और उसी को हम लोग इस पे समझेंगे। और यहाँ हम लोग इसमें नोट करेंगे किन क्षेत्रों में कौन सा वन, एग्जाम्पल उन वनों में कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, तो हमने वनों की परिभाषा समझ ली, अब आते हैं वनों के प्रकार पे। सबसे पहले आते हैं सदाबहार वन। इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसे चीर हरित वन कहा जाता है। अब यहाँ क्या है, ये जो हमारा सदाबहार वन है, ये यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये जो क्रॉस वाला चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा है सदाबहार वन का हिस्सा। और ये जो पूर्वी हिमालय का कुछ भाग है, ये भी हमारा सदाबहार वन का क्षेत्र है। तो भारत में ये वो हिस्से हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो सदाबहार वन की क्या क्या क्वालिटीज होती है, तो सबसे पहले वो याद रखें। सदाबहार वन होने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और ये दोनों ही सदाबहार जो क्षेत्र है वो मोस्टली भारत के ट्रॉपिकल क्षेत्र में आते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। यही कारण है कि इसे पूरा नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो पहला शर्त क्या हो गया, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो इस पश्चिमी घाट के रेंज में, और पश्चिमी घाट जो कि गुजरात से लेकर के केरल तक,
ये पूरा जो हिस्सा है इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इसी के बीच में जो हिस्सा है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हिस्सा पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि यह जो है किस तरह के वन से फैला हुआ है, सदाबहार वन से। और उसके बाद ये हिस्सा जो है पूर्वी हिमालय का, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और बंगाल का कुछ भाग। क्यों? क्योंकि यहां से जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो इस पहाड़ी से टकरा करके बहुत अधिक वर्षा होती है, और जब इस हिस्से से दक्षिण पूर्व मानसून भी भारत में प्रवेश करता है तो इस हिस्से में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो जिन हिस्सों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। ठीक है। और दूसरा, सदाबहार वन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये काफी घने होते हैं। एक मौसम में सारे पत्ते नहीं झड़ते हैं, बारी बारी से सभी पौधों के पत्ते झड़ते रहते हैं तो पता नहीं चलता है, और वर्ष भर ये हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे नाम दिया गया है एवरग्रीन या सदाबहार वन। इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष भी इसी प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य के प्रकाश को पाने की होड़ मची होती है और ये एक दूसरे से काफी ऊंचे निकलते चले जाते हैं। तो इस क्रम में आपको याद ये रखना है कि सदाबहार वन भारत के मूलतः पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में जो नीचे का भाग है, जिसको हम शिलोंग या मेघालय का पठार क्षेत्र भी कहते हैं, वहां पर जो है यह पाया जाता है। तो भारत के किन क्षेत्रों में सदाबहार? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये दो हिस्से हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। अब उदाहरण में देखेंगे तो महोगनी, रोजवुड, बांस, रबर, ये कुछ एग्जाम्पल है जो सदाबहार वन के एग्जाम्पल है, जो विभिन्न सदाबहार वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे की ओर, पर्णपाती वन की ओर। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपने समझ लिया गया होगा कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या खासियत होती है। तो क्षेत्र और इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसे आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग आते हैं पर्णपाती वन की ओर। पर्णपाती वन, डेसिडियस बोलते हैं इसको। पर्णपाती, इसे पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। पर्णपाती की एक खासियत होती है कि वर्ष में ये अपने पत्ते एक बार झाड़ देते हैं ताकि पानी का संचय कुछ हद तक कर सके। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो जहां हमने देखा था कि सदाबहार वन क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक होने चाहिए, वहीं यहां हमने देखा कि 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वन होंगे वो पर्णपाती होंगे। पर्णपाती वन को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वेट ट्रॉपिकल जो डिसिडियस फॉरेस्ट है और ड्राई वाला एरिया, ये क्या होता है कि भारत का ये हिस्सा, ये जो सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है जहां पे मैंने प्लस का सिंबल दिया है, ये जो हिस्सा है यहीं पे पाया जाता है ये पर्णपाती वन। इस क्षेत्र में 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा दिखाई देंगे। लेकिन आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जहां पूर्वी घाट के क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है, जहां इस बंगाल से सटे क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है, इस तराई से सटे हुए क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है, तो जिन क्षेत्रों में 70 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और जहां 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो 70 से लेकर के 200, उसमें भी दो कैटेगरी बांटे, 70 से 120, 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर, इस तरह से आर्द्र और शुष्क को बांटा। अब इस वन की क्या खासियत होती है? इस वन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये भारत के सबसे बड़े भाग में पाया जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न आता है कि भारत के सबसे बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन या पतझड़ वन। दूसरा, जो सबसे महंगी इमारती लकड़ियां होती है, एग्जाम्पल के तौर पे सागवान, शीशम, उसके बाद जितने भी फ्रूट्स होते हैं, बड़े बड़े आम, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं ये मोस्टली जो है वो किस तरह के वन में पाए जाते हैं? ये पतझड़ वन में ही पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ से 3-4 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, वैसे पाए जाते हैं वन जो इमारतों में ज्यादा प्रयोग होते हैं, वैसे वन स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन में पाए जाते हैं। और भारत में अगर इसके क्षेत्र को देख ले तो ये जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है, यूपी का, बिहार का, झारखंड का, एमपी का, मध्य प्रदेश जो कहते हैं छत्तीसगढ़, ये सब जितने भी यहाँ पर स्टेट है, यहाँ तक तमिलनाडु तक का हिस्सा जो है यह पूरी तरह से पतझड़ वन से ही जुड़ा हुआ है। तो आप इसे एक चार्ट में विड्रॉ कर सकते हैं किन क्षेत्रों में और किन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो पतझड़ वन हमने समझा। अब आते हैं तीसरा, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को हम लोग शंकुधारी वन, हिमालयन फॉरेस्ट, इस तरह के नाम से जानते हैं। तो भारत में अगर पर्वत की चर्चा करें तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर से सीधी श्रृंखला बनाते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वो क्षेत्र है जहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो अगर आप पर्वतीय वन के क्षेत्र डिनोट करना चाहें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहां है इसका क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र जो है विशेष रूप से पाया जाता है हिमालयन क्षेत्रों में। अब बात करते हैं इस वन की खासियत क्या होती है। तो वन की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होते चला जाता है। यहाँ अगर 10 डिग्री है तो ऊपर 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 0 हो जाएगा और माइनस में टेम्परेचर चले जाएंगे। तो सतह से ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए हिमालयन क्षेत्रों में भी ऊंचाई बढ़ने के साथ वनों का आकार बदलता चला जाता है। और हमने अभी देखा था कि तापमान और ऊंचाई ऐसे कारक है जो वनों को प्रभावित करते हैं। तो हिमालय के क्षेत्र में जो अधिक ऊंचे क्षेत्र है जहां पर बर्फ गिरते हैं वहां पर आपको स्पेशली इस तरह के वन देखने को मिलेंगे।
और ये वन क्या हो गया, इस वन को हम लोग बोलते हैं पर्वतीय शंकुधारी वन। इसका आकार मोस्टली ऐसा इसलिए होता है ताकि यदि बर्फ गिरे तो ये बर्फ को फिसलन वाला एक रास्ता दे सके, जिससे बर्फ नीचे चले जाए और ये अपने आप को सुरक्षित रख सके। इस सिद्धांत को अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं कि यहाँ पर पौधे अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हिमालयन ये जो वृक्ष है इनका आकार और स्वरूप जो है वो बदलता चला जाएगा। तो हिमालयन वन से जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे वो क्या होगा, तो यहां से प्रश्न आएगा कि भारत में हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो या तो ऑप्शन रहेगा पर्वतीय वन या शंकुधारी वन। और अगर उसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो चीड़, स्प्रूस, महोगनी, माफ कीजिएगा महोगनी तो ऊपर था, सिल्वर फर, और इसके अलावा आप जो शंकुधारी कुछ पौधे देखते हैं उनको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ये पाए जाएंगे स्पेशली किन क्षेत्रों में, तो पर्वतीय हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है। अब आते हैं इस पर्वतीय वन से कुछ और प्रश्न। तो पर्वतीय वन से एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्य तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये मोस्टली वो राज्य है जहां पर पर्वतीय वन विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस वनों की खासियत ऊंचाई बढ़ने के साथ इनका आकार और स्वरूप बदलता चला जाता है, और जब ये बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं और 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और बर्फ गिरने लगते हैं तो यहाँ मॉस एवं लाइकेन नामक घास पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है टुंड्रा क्षेत्र, क्योंकि जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरते हैं तो उस क्षेत्र को टुंड्रा क्षेत्र नाम दिया जाता है। और वहां पर जो घास नुमा कुछ पौधे पाए जाते हैं उसे मॉस और लाइकेन के नाम से जाना जाता है। ये कई एग्जाम में प्रश्न में भी पूछे जा चुके हैं। तो अभी तक हमने 3 को देखा, सदाबहार वन, पर्वतीय वन, पर्णपाती वन और पर्वतीय वन। अब हम लोग आते हैं कांटेदार झाड़ियां, या इसे नाम दिया जाता है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन भारत के मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाएंगे, और ये जो आपको बिंदुदार ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है और ये क्षेत्र यही है मरुस्थलीय वन का क्षेत्र। ये उन क्षेत्रों में होंगे जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होगी। फिर आपने कहा होगा कि ये पर्वतीय वन में आपने वर्षा की मात्रा नहीं बताई। इसका रीजन ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा के अलावा ये ऊंचाई के साथ प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है इनका स्वरूप छोटा और पतला होते चला जाता है, शंकुनुमा, तो वहां ऊंचाई डिफर करता है, न कि वर्षा की मात्रा। तो कांटेदार झाड़ियों में आएंगे तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उसे हम लोग मरुस्थलीय वन या कांटेदार झाड़ियां कहते हैं। इस वनों की 2-3 खासियत होते हैं जहां से प्रश्न आते हैं। पहला खासियत ये होता है कि इन वनों की जड़ें जो है वो काफी लंबी होती हैं और पत्ते जो है काफी छोटे और नुकीले होते हैं। ये जड़ें लंबी और पत्ते छोटे इसलिए रखते हैं ताकि ये अपने जल का संरक्षण कर सके और जल कम से कम खर्च कर सके। चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में इन्हें वर्षा की मात्रा, जल की मात्रा कम प्राप्त होती है, इसलिए ये हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जल कम से कम खर्च किया जाए ताकि इनका जीवन लंबे समय तक चल सके। ऐसे में ये प्रश्न यूपीएससी द्वारा भी पूछा गया है कि मरुस्थलीय वृक्षों के जड़ें लंबी और पत्ते छोटे क्यों होते हैं, तो जल के संरक्षण के लिए। इसके अलावा ये पौधे अपने पत्तों में पत्तों के अलावे कांटे का प्रयोग भी करते हैं, मुख्य रूप से भोजन बनाने के क्रम में। और भोजन बनाने के क्रम में चूंकि जल का अपक्षय होता है, यानी जल की खर्च होती है, इसलिए ये कांटों के थ्रू भोजन बनाते हैं पत्तों के अलावा, ताकि जल कम से कम खर्च किया जा सके और उसे बचा करके रखा जा सके। तो यदि हम इस मरुस्थलीय क्षेत्र के वनों के कुछ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, बैर, इटिसे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मोस्टली कहां पाए जाएंगे, इन क्षेत्रों में। अगर भारत में क्षेत्र की बात करें कि कहां पे ऐसे वन पाए जाएंगे तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, और ये जो मध्य भारत का कुछ हिस्सा है जो कि एमपी, और इस तरफ से अगर देखें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये इन राज्यों का जो है कुछ हिस्सा मोस्टली बीच में आता है जहां पर वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इसलिए यहां भी वनों का क्वालिटी जो है वह इसी प्रकार के कटीले वन के समान पाया जाता है। तो ये याद रख सकते हैं कि कटीले वन कहां पाए जाएंगे, तो भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत जो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उस क्षेत्र में, तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में जो दक्कन के पठार से हट करके जो महाराष्ट्र का विदर्भ वगैरह का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। अब आते हैं लास्ट, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। ये वन मोस्टली डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब नदियां बह करके समुद्र में मिलने जाती है तो अपने किनारों पर डेल्टा का निर्माण करती है, अर्थात मिट्टी जमा करती है, और इन डेल्टा पे जो वन पाए जाते हैं इन्हीं वनों को नाम दिया जाता है मैंग्रोव वन। भारत में आपको पता होगा कि सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों द्वारा बनाया जाता है, या गंगा की एक शाखा हुगली नदी द्वारा बनाया जाता है। तो इस डेल्टा क्षेत्र में जो वन पाया जाता है उसी को नाम दिया जाता है मैंग्रोव वन। तो न केवल यह सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, बल्कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी, इन नदियों द्वारा भी जो डेल्टा क्षेत्र बनाए जाते हैं, उन डेल्टा क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। इसे गरान वन भी कहा जाता है।
ठीक है। इस वन के एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो इसमें सुंदरी नामक पौधा मोस्टली पाया जाता है। इसी सुंदरी नामक पौधे के नाम पर सुंदरवन डेल्टा का नाम रखा गया। और आपको पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये सुंदरी वन के सुंदरी पौधों के कारण ही होता है। इस वन की खासियत क्या होती है, जो इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये वन झाड़ी नुमा होते हैं, एक दूसरे से इनकी जड़ें फंसी होती हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है और ये समुद्र के नमकीन पानी में भी जीने में सक्षम होते हैं। इनमें ये खासियत होती है कि ये समुद्र के लवणीय जल से शुद्ध जल लेकर के अपने जीवन को चला सके। तो लवणीय जल में, नमकीन जल में भी जीने की क्षमता होती है इस मैंग्रोव वन की। चूंकि ये झाड़ीदार और एक दूसरे से फंसे हुए होते हैं तो इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यूपीएससी ने पूछा कि सुनामी के क्रम में इस मैंग्रोव वन ने वहां के लोगों को काफी हद तक सुरक्षा दी। अब ये कैसे सुरक्षा देंगे, तो इसका रीजन है कि जब सुनामी बहुत तेजी से समुद्र के किनारों की ओर आएंगे तो ये मैंग्रोव वन चूंकि झाड़ीदार है, एक दूसरे से फंसे हुए हैं, तो ये उनके फोर्स को कम कर देते हैं। न केवल यूपीएससी बल्कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो एग्जाम हुआ है 28 को, उसमें भी एक प्रश्न में आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रश्न ये पूछा गया है कि चक्रवात के क्रम में मैंग्रोव वन लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो ये करते हैं क्योंकि जब चक्रवात आएंगे और अगर ये मैंग्रोव क्षेत्र से गुजरेंगे तो वहां पर वो काफी हद तक उसकी स्पीड को रोकने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये मैंग्रोव वन की विशेषता जो होती है वो झाड़ीदार होना, लवणीय जल में भी जीवित रह जाना और डेल्टाई क्षेत्रों में ही पाया जाना, ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक वन जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फैले हुए हैं ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसे एक बार रिकॉल करते हैं। सदाबहार वन भारत के जो पश्चिमी घाट क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इसके अलावा देखिए तो ये सदाबहार वन हमारे दो जो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, चूंकि यहां भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में भी सदाबहार वन ही पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, तो भारत के सबसे बड़े हिस्से में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में 120 से 200 के बीच वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती और 70 से 120 के बीच वर्षा होती है वहां जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन मोस्टली भारत के हिमालयन क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हैं वहां पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियां राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र के साथ साथ कुछ हद तक महाराष्ट्र और एमपी के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन केवल डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा इनको। अब यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको याद रखिएगा। भारत में मोस्टली 2 प्रकार के वन रखे गए हैं रिजर्व क्षेत्र के रूप में, तो ये अब से एक प्रश्न आ जाता है तो इसे याद रखेंगे। एक कहा जाता है आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट और एक संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दोनों में क्या होता है बेसिक डिफरेंस। जो आरक्षित वन होते हैं वह पूर्णतः सरकार के कंट्रोल में होते हैं और उस क्षेत्र में किसी भी मानव के जाने का प्रवेश नहीं होता है। टीचर वर्सेस टीचर में आज का टास्क, न मवेशी चराने के लिए ना ही लकड़ी काटने के लिए किसी भी कारण से उस जंगली क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसे हम लोग संरक्षित वन कहते हैं वह भी सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन उसमें स्थानीय क्षेत्र के लोगों को जंगली लकड़ियों के लिए और पशु चराने के लिए जाने की इजाजत होती है, लेकिन वो वनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अर्थात वन नहीं काटेंगे। तो इस तरह से 2 होते हैं, एक आरक्षित और एक संरक्षित। रिजर्व में मानव का प्रवेश वर्जित होता है और प्रोटेक्टेड में मानव जा सकते हैं, स्थानीय मानव, लेकिन वो केवल स्थानीय कार्यों के लिए लकड़ी चुनने या मवेशियों को चराने, बस इसलिए। अब आते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है राष्ट्रीय वन नीति 1988, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। भारत में वनों को लेकर के कई बार पॉलिसी बनाई गई। सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल में ही 1894 में वनों को लेकर के पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद से भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी पॉलिसियां बनती रही। उसमें जो सबसे लेटेस्ट काम कर रहा है वो 1988 का काम कर रहा है। इस 88 के वन अधिनियम में यानी राष्ट्रीय वन नीति में एक घोषणा की गई थी कि भारत को 33% वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आया है कि 1988 के वन नीति के तहत भारत में लक्ष्य प्राप्ति कितना है। अगर भारत में अभी हम देखें तो 24.39% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और इसे बढ़ा करके लक्ष्य रखा गया है 33 करने का। यह जो आंकड़ा है यह 2017 में जो वन रिपोर्ट भारत सरकार का आया है उसमें यह आंकड़ा बताया गया है कि भारत में कुल वन क्षेत्र जो है वो 24.39% है और जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके तहत लक्ष्य क्या रखा गया है 33 प्राप्त करने का, अर्थात अभी हम काफी पीछे हैं। इस 2017 में आए वन रिपोर्ट के अगर हम लोग चर्चा करें तो 1-2 आंकड़े आपको याद होने चाहिए, वो आंकड़े आप ध्यान रखेंगे जिनसे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो भारत में अगर सर्वाधिक वन पूछा जाएगा तो हमारे मध्य भारत का राज्य है एमपी। मध्य प्रदेश वह राज्य है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन है। 77,414 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में यह वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो किसी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है तो वह हो जाता है मिजोरम। मिजोरम में 86% भाग में वन पाया जाता है।
लेकिन यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करें तो अंडमान निकोबार क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा वन पाया जाएगा, और प्रतिशत की दृष्टि से चर्चा करें तो लक्षद्वीप वह क्षेत्र है जहां 90% क्षेत्र में वन पाया जाता है, और यह सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुछ आंकड़े आपको ध्यान रखने होंगे ताकि उनसे भी प्रश्न आते हैं। और 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार जितने राज्यों ने अपने वनों का विकास किया उसमें आंध्र प्रदेश प्रमुख रहा, कर्नाटक रहा। इन लोगों ने अपने वनों के आंकड़ों को बढ़ाने का प्रयास किया। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं पूरी चीजों को, फिर हम लोग विदा लेंगे और अगले वीडियो में आएंगे। हमने वनों की चर्चा की, वनस्पति क्या है, वनों के प्रकार को देखा, संरक्षित वन और आरक्षित वन में डिफरेंस समझा, वन नीति के तहत जो टारगेट रखा गया है वो क्या रखा गया है उसे देखा, और हमारे कुछ ऐसे राज्य जहां से आते हैं प्रश्न सर्वाधिक वन, प्रतिशत में सर्वाधिक वन, वैसे पॉइंट को भी देखा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया।